हेलो दोस्तों, मैं कौशल राणा फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों ने वेतन आयोग को जो अपनी डिमांड सौंपी है या मेमोरेंडम सौंपा हार्ड वेतन आयोग के लिए, वो क्या क्या डिमांड करी है। तो उसमें पहली डिमांड है फिटमेंट फैक्टर की। पूरे वेतन आयोग में जब भी वेतन आयोग आता है तो सबसे बड़ा सवाल या सबसे ज्यादा जिज्ञासा जो होती है वो फिटमेंट फैक्टर की होती है। तो यहाँ जो डिमांड करी गई है 3.833 फिटमेंट फैक्टर की बात करी गई है। इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 18,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी का जो औसत जो इनिशियल सैलरी होगी वो होगी 69,000। अब प्रथम दृष्टया हम सुनते हैं तो 18,000 से 69,000 बहुत बड़ा जंप लगता है, लेकिन वास्तविकता की बात करते हैं। आज देश में एक व्यक्ति की, पूरे देश की जो नेशनल इनकम का एवरेज है वो 16,000 है। ठीक है, उस हिसाब से 5 यूनिट अगर आपकी फैमिली में है तो 80,000 बैठती है। केंद्रीय कर्मचारियों ने यहाँ कम डिमांड करी है बाकी सारी चीजें देखते हुए। अब अगली बात करते हैं फैमिली यूनिट की। सातवें वेतन आयोग के फिक्सेशन में 3 यूनिट मानी गई फैमिली में, केवल 1 यूनिट एम्प्लॉय की, 0.8 यूनिट उसकी लाइफ पार्टनर की और 0.6 की 2 यूनिट उसके बच्चों की। तो इसे अगर आप टोटल करेंगे तो वो 3 यूनिट हो गया। केंद्रीय कर्मचारियों ने इस बार डिमांड करी है कि 5 यूनिट की फैमिली मानी जाए, 1 यूनिट एम्प्लॉय की और 1 यूनिट उसके लाइफ पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, बिना किसी लैंगिक आधार के विभेद के वो दोनों को 1-1 यूनिट मानना चाहिए। और 2 यूनिट उनके बुजुर्ग जो गार्जियन है माता पिता की उनकी, और 0.6 के हिसाब से 2 यूनिट बच्चों की मानेंगे तो टोटल बैठता 5.2 यूनिट। तो 5.2 के राउंड ऑफ करते हुए आप 5 यूनिट के आधार पर हमारा फिक्सेशन कर। तो इस तरीके से डिमांड करी गई है। एक डिमांड करी गई है कि एनुअल इंक्रीमेंट। कई बार हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का देखते हैं तो जो एनुअल हाइक है वो बहुत ज्यादा होता है, और केंद्रीय कर्मचारियों का जो सैलरी हाइक है एनुअल सालाना जो बढ़ती है वो मात्र 3% बढ़ती है। तो इस पर भी ध्यान करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि 3% नहीं, ये 6% होना चाहिए। तो ये तीन बड़ी मांगे थी। फिटमेंट फैक्टर 3.833, फैमिली यूनिट 3 के स्थान पर 5 और एनुअल इंक्रीमेंट 3 के स्थान पर 6। बाकी मांगों की बात करते हैं तो जो डीए का फिक्सेशन है वो एवरेज करके करा जाता है। तो इसमें मांग करी गई है कि डीए का फिक्सेशन पीक पॉइंट, जो पीक वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू, उसके आधार पर आपको देना चाहिए। और डीए का फिक्सेशन जो महंगाई भत्ता है उसकी जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, यानी कीमतों का जो निर्धारण है वो सरकारी आधार पर ना करके बाजार के मूल्यों के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट वो प्राइस और मार्केट प्राइस अलग अलग होते हैं। तीसरी डिमांड इसमें ये करी गई है कि जैसा सातवें वेतन आयोग में था कि डीए या डीआर अगर 50% होगा तो कुछ चीजें बदल जाती हैं, जो अन्य भत्ते हैं वो अलग तरीके से कैलकुलेट करे जाते हैं। यहाँ ये करी गई है कि डीए अगर 25% हो जाता है तो वो सब मूल वेतन में मर्ज करके और बाकी सारी चीजें, बाकी जो भत्ते हैं उस आधार पर बढ़ा देने चाहिए। यानी 50% का इंतजार नहीं करना चाहिए, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। या कह दो कि 10 साल का समय 8वें वेतन आयोग से अगले वेतन आयोग तक का बहुत लंबा समय होगा, तो जब भी 25% डीए हो जाए टोटल तो उसे बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए। एक बड़ी मांग अन्य भत्ते को लेकर वो करी गई है एचआरए। एचआरए का जो स्लैब है वो 3 स्लैब मांगे हैं, 30, 35 और 40%। अगर आबादी 5 लाख से कम हो तो 30%, आबादी 5 लाख से 50 लाख तक है तो 35%, और 50 लाख से बड़ी आबादी वाले जो शहर है वहां एचआरए की दर 40% होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस मांग का सबसे ज्यादा फायदा उन नौकरियों में लगेगा जिनकी पोस्टिंग रूरल एरिया में होती है। या जब बड़े कैडर की बात करें तो उनमें दो कैडर आएंगे, एक तो यूपी पुलिस, ज्यादातर जो थाने हैं वो, ऐसा नहीं है कि सारे बड़े जिलों में ही हैं, छोटी जो थाने चौकियां वो, और उससे भी बड़ा जो आप देखेंगे इम्पैक्ट वो आएगा शिक्षकों के जीवन में। शिक्षकों की जो ज्यादातर पोस्टिंग है वो गांव देहात में है, वहां एचआरए लगभग लगभग नाम मात्र का ही है। तो मुझे लगता है कि राज्य कर्मचारी इस एचआरए वाले क्लॉज पर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ होंगे। बाकी भत्तों की बात करें तो टीए को सातवें वेतन आयोग में तय किए गए टीए का 3 गुने की डिमांड करी गई है। डेली अलाउंस को भी 3 गुना, और एक इंपॉर्टेंट नाइट अलाउंस। नाइट अलाउंस के फिक्सेशन बेसिक, जो करंट बेसिक है और प्लस डीए के आधार पर करना चाहिए, और जो उसमें सीलिंग है वो सीलिंग खत्म कर देनी चाहिए। रनिंग भत्तों के लिए जो समझौता है उसके हिसाब से इनका फिक्सेशन करना चाहिए। लिखा हुआ रनिंग भत्तों का निर्धारण पूर्व की भांति द्विपक्षीय समझौते के अनुसार करना चाहिए। ये थे अलग अलग भत्ते।
अब बात करते हैं एडवांस की। जो केंद्रीय कर्मचारी सरकार से एडवांस पैसा ले लेते हैं वो किस तरीके से क्या लेना चाहिए। तो उसमें क्या कहा गया है कि जैसे कंप्यूटर खरीदना, हाँ, तो या तो कंप्यूटर की एक्चुअल वैल्यू जो भी मार्केट वैल्यू हो, ठीक है, एक पहले से निर्धारित ना हो कि इतने का कंप्यूटर आ जाएगा। अगर मार्केट वैल्यू है तो वो मार्केट वैल्यू कर्मचारी को प्रोवाइड करानी चाहिए। उसमें लिमिटेशन 2 लाख तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सुपर कंप्यूटर ले और सरकार उसे करे, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकार की भी चिंता है, तो उन्होंने कहा कि पीसी की एक्चुअल वैल्यू या फिर पर्सनल कंप्यूटर की एक्चुअल वैल्यू हो या फिर 2 लाख, जो कम हो आप वो दे दो, लेकिन इसे लिमिट को बढ़ाना चाहिए। फिर घर के लिए एडवांस। आज के समय में सबसे महंगा जो सपना है वो घर है, और खासकर मेट्रो सिटीज में तो भूल जाओ, नॉन मेट्रो सिटीज जो हो वहां भी आम आदमी का या सामान्य कर्मचारी का घर बनाना एक बहुत बड़ा सपना हो चुका है। तो उसके लिए डिमांड करी गई है कि घर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए प्रशासन एडवांस दे अपने अपने कर्मचारियों को। साथ ही 4 व्हीलर खरीदने के लिए 10 लाख तक एडवांस की सुविधा दे। एक फेस्टिवल एडवांस वो बहाल करा जाए, और कितना दिया जाए, वो 1 महीने की जो मूल वेतन है, 1 महीने की जो बेसिक सैलरी उसके बराबर दिया जाए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो अग्रिम दिया जाता है वो भी 1 महीने के मूल वेतन के बराबर बहाल करा जाए, और जिसे 24 किस्तों में, जैसे मान लो किसी ने 18,000 बेसिक और एडवांस दे लिया प्राकृतिक आपदाओं के केस में, तो अगले 24 किस्तों में उसका वो वापस सरकार को ले लेना चाहिए। इस तरीके की मांग केंद्रीय कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के सामने रखी है। बाकी अन्य सुविधाओं की बात करें तो सीएल 12-15 जो पहला नियम था उसके आधार पर होनी चाहिए। जो ईएल है, ईएल हो, एलएपी हो, रिटायरमेंट में लीव इनकेसमेंट का नियम 300 छुट्टियों का है। तो इसमें डिमांड करी गई कि 600 छुट्टियों तक आदमी सेव कर सकता है, और उनका इनकेसमेंट रिटायरमेंट के टाइम पर पैसा वो 600 छुट्टियों तक का मिलना चाहिए। साथ ही हाफ पे लीव यानी कि जो सिक लीव होती है वो भी रिटायरमेंट के टाइम पर उनका फुल इनकेसमेंट हो जाना चाहिए, यानी कि ईएल या एलएपी में ऐड हो जानी चाहिए। मैटरनिटी लीव के लिए 240 दिन की डिमांड करी गई है। स्पेशल मैटरनिटी लीव 120 दिन एक्स्ट्रा की डिमांड करी गई है। और जो पैटर्निटी लीव है वो जो 14 दिन की मिलती है वो 45 दिन की डिमांड करी गई है। और सीसीएल चाइल्ड केयर लीव 6 बार देने की डिमांड करी गई है। साथ ही एक नई तरीके का अवकाश महिलाओं के लिए, और महिला सम्मान को देखते हुए मेंस्ट्रुअल जो लीव है, मासिक धर्म अवकाश, वो महीने में 3 दिन की डिमांड करी गई है। अब देखिए सरकार क्या निर्णय लेती है। और इसमें देखिए कोई भी व्यक्ति हो तो उसके जीवन में माता पिता का बहुत योगदान होता है, सम्मानित होते हैं। तो इसीलिए क्या करा है, पेरेंट केयर लीव 60 दिन की पेरेंट्स केयर लीव भी मिलनी चाहिए। अपने जो माता पिता हैं उनकी देखभाल के लिए 60 दिन की छुट्टियों का प्रावधान 8वें वेतन आयोग में हो, ऐसी केंद्रीय कर्मचारियों ने डिमांड करी है। और मैं मानता हूं कि सामाजिक आधार पर होना भी चाहिए। माता पिता ही सब कुछ है, उनके लिए छुट्टी नहीं ले पाते, लेते हैं तो छुट्टियां खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी और सामाजिक आधार पर करी गई मांग है। बीमा कवर है वो 1 करोड़, 1.5 करोड़ और 3 करोड़ होना चाहिए। एक्स ग्रेसिया यानी कि ड्यूटी ऑन ड्यूटी डेथ के केस में वो एक्स ग्रेसिया का अमाउंट 2 करोड़ करना चाहिए। और जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है वो 5,000 पर महीना, प्लस उसे डीए के साथ कनेक्ट कर देना चाहिए। अगर डीए बढ़ेगा तो वो मेडिकल जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ेगा, तो प्रशासन को ये बढ़ाना चाहिए। इस तरीके की मांग 8वें वेतन आयोग में स्टाफ साइड ने करी है। उसके बाद एक, मैं खुद एक रेल कर्मचारी हूं, तो जब दीपावली को बोनस मिलता है, पीएल बोनस होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, तो ये कहा जाता है कि 78 दिन का बोनस, जबकि एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता। तो उसी चीज को सुधारने के लिए मांग करी गई है कि बेसिक और डीए के आधार पर फिक्सेशन करो। आप 78 दिन कह रहे हो, जितनी मार्केटिंग कर रहे हो उतना पैसा तो दो, ठीक है, उतना नहीं मिलता जितना सामान्य तौर पर खबरों में दिखाया जाता है कि 18 दिन यानी कि लगभग 2.5 महीने से ज्यादा का वेतन मिल गया। इस तरीके का लाभ नहीं मिलता है। तो आगे बात करते हैं ट्रांसफर पॉलिसी, वो भी बात करी गई है। उन्होंने कहा ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर है वो ना करा जाए, केवल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर करा जाए। साथ ही हस्बैंड या वाइफ, ये रेलवे की रिकमेंडेशन है, वो एक ही स्टेशन पर जॉब कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ अगर किसी भी एक डिपार्टमेंट में है तो उनकी नियरेस्ट पोस्टिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद बात करिए उसमें कैडर
मैनेजमेंट और प्रमोशन। तो ये कहेगा कि एक तो ठेका वाले ठेके पर जो लोग रखे जा रहे हैं ये बंद होनी चाहिए, आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए, और जो भी अगर वैकेंसी है तो वो सीधी भर्ती या प्रमोशन से फिल करनी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो बंद करना चाहिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है वो कैरियर प्रोग्रेस। जब भी आप किसी फील्ड में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप प्रोग्रेस भी देखोगे। आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो देखते हो कि इन फ्यूचर मुझे क्या मिलेगा, अगले साल क्या मिलेगा। तो जो एमएससीपी 10 20 30 साल का नियम है वो 6 12 18 24 30 के आधार पर फाइनेंशियल अपग्रेड की डिमांड करी गई है। और जब कोई प्रमोशन हो, ठीक है, प्रमोशन में दो इंक्रीमेंट दिए जाने चाहिए। एनुअल इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट शब्द है यहाँ, प्रमोशन में 2 इंक्रीमेंट दिए जाने चाहिए। जैसा अभी हमारे कैडर से रिलेटेड है, पैसेंजर में प्रमोशन होने पर इंक्रीमेंट नहीं मिलता था, वो अभी लेटर आया, वो अब मिलना शुरू होगा। तो यहाँ तो एक के लिए भी संघर्ष कर रहा है। 8वें वेतन आयोग में सभी के लिए 2 इंक्रीमेंट की डिमांड करी गई। नौकरी सही चल रही थी। उसके बाद आती है रिटायरमेंट की स्थिति। तो रिटायरमेंट में के लिए जो लाभ मांगे गए हैं केंद्रीय कर्मचारियों ने वो क्या है, वो सबसे पहला तो यही है कि ओपीएस बहाल करा जाए, और ओपीएस में 50 की जगह 67 यानी कि 2/3, जो 2/3 वैल्यू है मूल वेतन और डीए की 67% दिया जाना चाहिए। 50% की जो नियम है वो चेंज करना चाहिए। साथ ही एज बढ़ने के साथ साथ पेंशन बढ़नी चाहिए। 65 साल का होने पर 70%, 70 साल का होने पर 75%, 75 साल का होने पर 80%, 80 साल का कोई एम्प्लॉय है तो उसे 85% पेंशन मिलनी चाहिए, 85 साल के व्यक्ति को 90% मिलनी चाहिए, और 90 साल के व्यक्ति को 100%, यानी मूल वेतन और डीए एज टू एज मिल जाना चाहिए। ये इस तरीके की डिमांड करी गई है। साथ ही ग्रेच्युटी की जो कैलकुलेशन है वो 30 की जगह 25 दिन के आधार पर करने की बात करी गई है। डीसीआरजी भुगतान वो 16.5 गुना की जो कैप लिमिट है वो समाप्त करनी चाहिए। मैक्सिमम ग्रेच्युटी जो है वो 25 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर देनी चाहिए, और पेंशन कम्यूटेशन वो 11 सालों के बाद कर देना चाहिए। तो ये मांगे थी केंद्रीय कर्मचारियों की। अब मांगे तो महंगाई को देखते हुए सारी कोई ज्यादा नहीं है। अब देखो आयोग अपना क्या जवाब देता है या किस तरीके की रिकमेंडेशन मानता है। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ मांगे हैं, इनके आधार पर जो सोशल मीडिया में रील बना रहे हैं खासकर केंद्रीय कर्मचारी भी, तो वो गलत है। इस तरीके की भ्रामक खबरें नहीं फैलानी चाहिए जब तक कोई चीजें नहीं मिल जाती। अभी लंबा सफर है, केंद्रीय कर्मचारियों के जो अलग अलग संगठन है वो संघर्ष कर रहे हैं, रिकमेंडेशन या जो भी जरूरतें हैं केंद्रीय कर्मचारी उन पर चर्चा कर रहे हैं, और उन्हें अपनी बात 8वें वेतन आयोग के सामने तक ले जा रहे हैं। तो मेरा भी सभी केंद्रीय कर्मचारियों से या उनके परिवार वालों से निवेदन है, इस तरीके की भ्रामक रील सोशल मीडिया पर डालकर वो केवल अपना ही नुकसान कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।